हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुभांश क्लासेस में। हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 की फिजिक्स का सेकंड चैप्टर लेकर आए हैं। पहला हम फर्स्ट चैप्टर अपना पहले वीडियो में बना चुके हैं और आपके लिए अब सेकंड चैप्टर लेकर आए हैं, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। चैप्टर का नाम है दोस्तों मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। हम चर्चा करेंगे मानव नेत्र के बारे में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आपने अभी तक बेल आइकन को ऑन नहीं किया तो ऑन कर दीजिएगा। हम आपके लिए कक्षा 10 और कक्षा 12 की फिजिक्स केमिस्ट्री की सभी रिवीजन क्लासेस लेकर आ रहे हैं दोस्तों। यदि आपके माइंड में कोई भी समस्या उत्पन्न हो रही है तो आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। नेत्र की संरचना कैसी होती है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। आपसे पूछ सकता है पेपर में नेत्र की संरचना कैसी होती है। नेत्र एक गोला बाहर से एक दृढ़ एवं अपारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है। नेत्र कैसा होता है? नेत्र का गोला बाहर से एक दृढ़ एवं अपारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है, जिसे दृढ़ पटल कहते हैं। नेत्र का गोला बाहर से एक दृढ़ एवं अपारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है, जिसे हम दृढ़ पटल कहते हैं। गोले का सामने का भाग उभरा तथा पारदर्शी होता है, जिसे कॉर्निया कहते हैं। गोले का सामने का भाग उभरा तथा पारदर्शी होता है, जिसे हम कॉर्निया कहते हैं दोस्तों। नेत्र में प्रकाश इसी से होकर प्रवेश करता है। नेत्र में प्रकाश किससे होकर प्रवेश करता है? कॉर्निया से होकर प्रवेश करता है। कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे आइरिस कहते हैं। नेत्र में प्रकाश इसी से होकर प्रवेश करता है। कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे आइरिस कहते हैं हम। कॉर्निया के पीछे के पर्दे को क्या कहते हैं दोस्तों? आइरिस कहते हैं हम। आपको याद रखना है, जिससे प्रकाश होके निकलता है उसे कॉर्निया कहते हैं, जिस अपारदर्शी झिल्ली पर पड़ता है उसे आइरिस कहते हैं। पुतली क्या होती है? पुतली 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 क्या होती है दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट है पुतली। इस पर्दे के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है, जिसे पुतली अथवा नेत्र तारा कहते हैं। आइरिस के मध्य में एक छोटा सा छिद्र होता है, जिसे पुतली अथवा नेत्र तारा कहते हैं। आइरिस के मध्य में एक छोटा सा छेद होता है, जिसे पुतली अथवा नेत्र तारा कहते हैं। नेत्रोद नेत्रोद क्या होता है दोस्तों? कार्निया तथा नेत्रिका लेंस के बीच एक पारदर्शी द्रव भरा रहता है, जिसे नेत्रोद कहते हैं। नेत्रोद किसे कहते हैं? कार्निया तथा नेत्रिका लेंस के बीच एक पारदर्शी द्रव भरा होता है, जिसे नेत्रोद कहते हैं। पारदर्शी द्रव को क्या कहते हैं? नेत्रोद कहते हैं। कोराइड कोरोइड क्या होता है दोस्तों? कोरोइड कोरोइड दृढ़ पटल के अंदर की ओर एक काले रंग की झिल्ली होती है। कोरोइड क्या होती है दोस्तों? दृढ़ पटल के अंदर की ओर एक काले रंग की झिल्ली होती है, जिसे कोरोइड कहते हैं। कोरोइड किसे कहते हैं? दृढ़ पटल के अंदर की ओर एक काले रंग की झिल्ली होती है, जिसे कोरोइड कहते हैं। रेटिना क्या होती है? रेटिना छोटे छोटे टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेटिना क्या होती है? नेत्र के सबसे अंदर कोरोइड के नीचे एक पारदर्शी झिल्ली होती है। नेत्र के सबसे अंदर कोरोइड के नीचे एक पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे रेटिना कहते हैं। और रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनते हैं दोस्तों। अंध बिंदु क्या होता है? अंध बिंदु वह स्थान जहां प्रकाश नायु रेटिना पे मस्तिष्क में ले जाते हैं, अंध बिंदु कहलाते हैं। वह स्थान जहां प्रकाश स्नायु रेटिना से मस्तिष्क में ले जाते हैं, अंध बिंदु कहलाते हैं। पीत बिंदु क्या होता है? पीत बिंदु इस स्थान पर गिरने वाले प्रकाश का ज्ञान मस्तिष्क को नहीं होता है।
पीत बिंदु क्या होता है? इस स्थान पर गिरने वाले प्रकाश का ज्ञान मस्तिष्क को नहीं होता है। रेटिना के बीच एक पीला भाग होता है। रेटिना के बीच एक पीला भाग होता है जहां बना प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। इस स्थान को पीत बिंदु कहते हैं। पीत बिंदु किसे कहते हैं? सीधा आपसे छोटा टॉपिक पूछ सकता है, पीत बिंदु किसे कहते हैं, या आपसे पूरी आंख की संरचना पूछता, उसमें पीत बिंदु क्या होता है। इस स्थान पर गिरने वाले प्रकाश का ज्ञान मस्तिष्क को नहीं होता है। रेटिना के बीच एक पीला भाग होता है जहां पर प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। इस स्थान को पीत बिंदु कहते हैं। क्रॉचम द्रव क्या होता है? क्रॉचम द्रव क्या होता है? नेत्र का लेंस तथा रेटिना के मध्य एक गाढ़ा पारदर्शी द्रव भरा होता है जिसे करचाव द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? करचाव द्रव कहते हैं। इसका अपवर्तनांक 1.336 या 1.34 होता है। करचाव द्रव क्या होता है? नेत्रिका तथा रेटिना के मध्य एक गाढ़ा पारदर्शी द्रव भरा होता है। करचाव द्रव कहते हैं। इसका अपवर्तनांक 1.336 या 1.34 होता है। जलीय द्रव। जलीय द्रव क्या होता है दोस्तों? कार्निया तथा नेत्रिका लेंस के बीच एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा होता है। जलीय द्रव क्या होता है? कार्निया और नेत्र लेंस के बीच एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा होता है जिससे जलीय द्रव कहते हैं। जलीय द्रव क्या है? कार्निया और नेत्र के बीच एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा होता है जिसे जलीय द्रव कहते हैं। नेत्र का फिगर मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फिगर से समझने की कोशिश करिएगा। ये दृक तंत्रिका है दोस्तों, ये जो बनी हुई है ये दृक तंत्रिका है। ये जो पटलें हैं दोस्तों ये दृष्टि पटल है। ये जो अंदर की बनी हुई है दोस्तों ये पश्चिमापी देशिकाएं हैं। ये जो बाहर का मंडल है ये स्वच्छ मंडल है। ये जो अंदर की परत है ये वाली परत दोस्तों परितारिका है। और ये जो अंदर की ये परत है इसे पुतली कहते हैं। और ये जो द्रव भरा हुआ है इसे नेत्रोद कहते हैं। ये जो अंदर का क्रिस्टली है इसे क्रिस्टली लेंस कहते हैं। ये कचाव है दोस्तों, कचाव द्रव। ये मानव का नेत्र का स्वतंत्र फिगर है दोस्तों, जिसे आप एक बार देख लीजिए और समझ लीजिए और इसे आप एक दो बार बनाने की प्रैक्टिस करिए दोस्तों। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छा नेत्र बना सकेंगे आप। मानव नेत्र इस प्रकार है दोस्तों। नेत्र का समाजन क्षमता क्या होती है? नेत्र की समाजन क्षमता क्या होती है? नेत्र की समाजन क्षमता क्या होती है? नेत्र की इस प्रकार की फोकस दूरी बदलने की क्षमता को जिसके कारण दूर की एवं निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है नेत्र की समाजन क्षमता कहलाती है। नेत्र की समाजन क्षमता क्या होती है? नेत्र की इस प्रकार फोकस दूरी बदलने की क्षमता को जिसके कारण दूर की एवं निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है नेत्र समाजन क्षमता कहते हैं। मोती बिंदु क्या होता है? मोती बिंदु क्या होता है दोस्तों? इंपॉर्टेंट है। मोती बिंदु क्या होता है? कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टली लेंस दूधिया या धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। आपसे सुना होगा किसी को मोतियाबिंद हो गया, तो आप ये नहीं जानते मोतियाबिंद होता क्या है। मोतियाबिंद आंखों की बीमारी है। कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्ति के नेत्र मोतीबिंदु क्या होता है दोस्तों? कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टली लेंस दूधिया या धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। निकट बिंदु। निकट बिंदु तथा दूर बिंदु। निकट बिंदु तथा दूर बिंदु क्या होता है दोस्तों?
मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निकट बिंदु या दूर बिंदु क्या होता है। निकट लेंस, नेत्र लेंस से न्यूनतम दूरी पर स्थित वह बिंदु, नेत्र लेंस से न्यूनतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिसे नेत्र अधिक समंजन क्षमता अधिक लगाकर स्पष्ट देख सकता है, नेत्र निकट बिंदु कहलाता है। स्वस्थ नेत्र के लिए इसका मान 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है दोस्तों? 25 सेंटीमीटर होता है। निकट बिंदु तथा दूर बिंदु क्या होता है? नेत्र लेंस से न्यूनतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिसे नेत्र अधिकतम समंजन क्षमता अधिक लगाकर स्पष्ट देख सकता है, नेत्र निकट बिंदु कहलाता है। स्वस्थ नेत्र के लिए इसका मान 25 सेंटीमीटर होता है। दूर बिंदु क्या होता है दोस्तों? दूर बिंदु नेत्र से अधिकतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिसे नेत्र स्पष्ट रूप से देख सकता है, नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। दूर बिंदु क्या होता है? नेत्र से अधिकतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिसे नेत्र स्पष्ट रूप से देख सकता है, नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। दृष्टि दोष क्या होता है दोस्तों? मनुष्य में अनेक कारणों के कारण आंख में दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाते हैं। दृष्टि दोष क्या होता है? मनुष्य के अनेक कारणों के कारण आंख में दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाते हैं जो भिन्न प्रकार के होते हैं। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुता दृष्टि दोष। 4 प्रकार के दोष होते हैं दोस्तों। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुता दृष्टि दोष। आपसे पूछ सकता है पेपर में दृष्टि दोष क्या होता है? मनुष्य के अनेक कारणों के कारण आंख में दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाते हैं जो निम्न प्रकार के होते हैं: दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुता दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष आपसे केवल पूछ सकता है निकट दृष्टि दोष होता क्या है? तो निकट दृष्टि दोष क्या होता है? नेत्र में इस प्रकार का दोष उत्पन्न होने पर निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती, इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। जब निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दें और दूर की वस्तुएं स्पष्ट ना दिखाई दें तो वो निकट दृष्टि दोष होता है। दोस्तों, निकट दृष्टि दोष बोले तो निकट की वस्तुएं हमें साफ दिखाई देती हैं। यदि दूर दृष्टि दोष बोले तो दूर की वस्तुएं हमें साफ दिखाई देती हैं। तो निकट दृष्टि दोष होगा तो आपको याद रखना है निकट की वस्तुएं हमें स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। सिंपल सा है, आपको बस ये याद रखना कौन सा दोष है। आगे क्या लिखा है? निकट, तो निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देंगी और दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देंगी। ऐसा दोष क्या होगा? निकट दृष्टि दोष होगा। निकट दृष्टि दोष के कारण, निकट दृष्टि दोष के कारण क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निकट दृष्टि के कारण क्या? इस दोष के निम्नलिखित 2 कारण हैं। नंबर 1, लेंस की वक्रता बढ़ जाना। नेत्र की वक्रता बढ़ जाए। पहला कारण क्या है? जब निकट दृष्टि होगा नेत्र की वक्रता बढ़ जाए जिससे उससे फोकस दूरी कम हो जाए, जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाए। नेत्र की वक्रता बढ़ जाती है जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। पहला कारण यह है दोस्तों। दूसरा कारण निकट दोस्त का, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। आपसे पूछ सकता है निकट दोष क्या है, इस किसके कारण उत्पन्न होता है यह दोष? यह दोष निम्नलिखित 2 कारणों से उत्पन्न होता है। नंबर 1 कारण है इसका, नंबर 1 कारण है नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाए जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाए। नंबर दूसरा है दोस्तों, नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए। निकट दृष्टि दोष के निवारण के कारण क्या है? निकट दृष्टि दोष के निवारण के क्या है? निकट दोष दूर करने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं, उसे कैसे दूर किया जा सकता है? निकट दृष्टि दोष दूर करने के निवारण, निकट दृष्टि दोष में नेत्र का दूर बिंदु F अनंत पर कम से कम दूरी पर एक ऐसी स्थिति में होता है जहां से चलने वाली किरण बिना समंजन क्षमता लगाए रेटिना पर मिलती हैं। अतः इस दोष को दूर करने के लिए
एक ऐसे अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जा सकता है। आपसे पूछ सकता है निकट दृष्टि दोष के लिए निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इस निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के निवारण क्या है? निकट दृष्टि दोष में नेत्र का दूर बिंदु एफ अनंत पर कम दूरी पर ऐसी स्थिति में होता है जहां से चलने वाली किरणें बिना समाजन क्षमता लगाए रेटिना पर मिलती हैं। अतः इस दोष को दूर करने के लिए एक ऐसे अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष का संशोधन, ये फिगर है दोस्तों निकट दृष्टि दोष का किस प्रकार बनता है। आपका यहाँ से कोई किरण चलती है और यहाँ से टकराकर यहाँ पर प्रतिबिंब बनाती है दोस्तों। दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष क्या होता है? हमने बताया था अभी आपको, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं। अब यदि दूरदृष्टि दोष आ गया तो क्या आ गया? पहला वर्ड दूर। तो इसमें क्या होगा? इस दोष में मनुष्य दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। इसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। जब दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दें और निकट की नहीं दिखाई दें तो दूरदृष्टि दोष है। जब निकट की स्पष्ट दिखाई दें और दूर की नहीं दिखाई दें तो निकट दृष्टि दोष है। आपको पहले वर्ड से ही समझना है दोस्तों। दूर है तो मतलब दूर, तो दूर दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तुएं में स्पष्ट दिखाई देंगी। इस दोष में मनुष्य को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। इसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। दूरदृष्टि दोष के कारण क्या हैं? यदि कोई बीमारी या कुछ चीज होती है तो उसका कोई कारण होता है। तो दूरदृष्टि का कारण क्या है? किस वजह से दूरदृष्टि दोष होता है? इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए निम्नलिखित कारण है। नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाए जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाए जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाए। और दूसरा है नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाए। पहला है मुख्य है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाए जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाए। और दूसरा है नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाए। इसके निवारण की क्या विधियां हैं? कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है इसके निवारण में? निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, तब ये किरणें रेटिना पर मिलती हैं। दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आपसे पूछ सकता है दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन से लेंस की आवश्यकता पड़ती है? उत्तल लेंस के लिए। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस की। जब प्रकाश किरण पुंज चलती है तो ये हम उत्तल लेंस लगाते तब जाके ये रेटिना पर प्रतिबिंब बनाती हैं दोस्तों। ये है दोष मुक्त संशोधन का फिगर। आपको फिगर भी बना देना है जिससे आपको अधिक से अधिक नंबर मिल सकें। यहाँ से चलती है किरण पुंज टकरा के सीधे रेटिना पर प्रतिबिंब बनाती है। जरा दृष्टि दोष क्या होता है दोस्तों? जरा दृष्टि दोष अभी आपने पढ़ा, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। अब जरा दृष्टि दोष क्या होता है? इस दोष में मनुष्य को नहीं बहुत दूर की और ना ही बहुत पास की वस्तुएं दिखाई देती हैं। इस दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष में मनुष्य को ना ही बहुत दूर की और ना ही बहुत पास की वस्तुएं दिखाई देती हैं, जरा दृष्टि दोष कहते हैं दोस्तों इन्हें। जब मनुष्य को ना ही दूर की वस्तुएं ना ही बहुत पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, उसे जरा दृष्टि दोष होता है। जरा दृष्टि दोष के कारण क्या होते हैं? जरा दृष्टि, इस दोष का मुख्य कारण वृद्धावस्था में मांसपेशियों का सिकुड़ जाना होता है दोस्तों। मांसपेशियों का कम हो जाना होता है या खिंचाव हो जाना होता है।
इस दोष का मुख्य कारण वृद्धावस्था में मांसपेशियों का सिकुड़ जाना होता है। इसके निवारण के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं, ये इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? इस दोष को दूर करने के लिए दो चश्मे काम में लाए जाते हैं। इस दोष को दूर करने के लिए दो चश्मे प्रयोग में लाए जाते हैं। एक उत्तल लेंस लगे होते हैं और दूसरे में अवतल लेंस लगे होते हैं। दोनों प्रकार के लेंसों को जोड़कर एक ही प्रकार का चश्मा बनाया जाता है। ऐसे लेंस दिक्कोजी लेंस कहलाते हैं। इसमें जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस दोनों से मिलकर बने हुए चश्मे का प्रयोग करते हैं दोस्तों। इनके ऊपर का भाग उत्तल और तथा नीचे का भाग उत्तल होता है। इनके ऊपर का भाग अवतल होता है, नीचे का भाग उत्तल होता है दोस्तों। दोनों को मिलाकर प्रयोग किया जाता है। ऊपर के भाग अवतल होता है, नीचे का भाग उत्तल होता है। आबिंदु दोष क्या है? आबिंदु दोष क्या है दोस्तों? चौथा दोष है आबिंदु दोष। इस वाले दोष में नेत्र में कोई भी वस्तु क्षैतिज दिशा में स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन ऊर्ध्वाधर दिशा में धुंधली अथवा क्षैतिज दिशा में धुंधली एवं ऊर्ध्व दिशा में स्पष्ट दिखाई देती है। इस दोष में आबिंदु दोष क्या होता है? इस वाले दोष में नेत्र में कोई भी वस्तु क्षैतिज दिशा में स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन ऊर्ध्व दिशा में धुंधली अथवा क्षैतिज दिशा में धुंधली ऊर्ध्व दिशा में स्पष्ट दिखाई देती है। या तो वो क्षैतिज दिशा में स्पष्ट दिखाई देगी, ऊर्ध्वाधर दिशा में धुंधली दिखाई देगी, या ऊर्ध्वाधर दिशा में स्पष्ट दिखाई देगी, क्षैतिज दिशा में धुंधली दिखाई देगी। कारण क्या? इस दोष का कारण यह है कि कॉर्निया की सतह गोलाकार नहीं रहती, बल्कि एक दिशा में उसकी त्रिज्या अधिक हो जाती है तथा दूसरी में कम। इसका कारण क्या है? इस दोष का कारण यह है कि कॉर्निया की सतह गोलाकार नहीं रहती है, बल्कि एक दिशा में उसकी त्रिज्या अधिक हो जाती तथा दूसरी में कम। निवारण। इसके निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं? इस दोष को दूर करने के लिए मोटी गोली बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? मोटी गोली बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। आबिंदु दोष निवारण के लिए मोटी गोली बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म आपसे पूछ सकता है दोस्तों, प्रिज्म क्या होता है? किसी कोण पर झुके दो समतल अपवर्तक हल्के हल्की के माध्यम से घिरे हुए समांगी एवं पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। किसी कोण पर झुके दो समतल अपवर्तक हल्की के माध्यम घिरे हुए समांगी एवं पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। अपवर्तक कोण क्या होता है? आपसे पूछ सकता है अपवर्तक कोण क्या होता है? इन पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ तथा इनके बीच के कोण को अपवर्तक कोण कहते हैं। इन दोनों घिरी हुई संरचना के पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ तथा इनके बीच के कोण को अपवर्तक कोण कहते हैं। विचलन कोण क्या होता है? विचलन कोण आपाती किरण की दिशा एवं निर्गत किरण की दिशा के मध्य जो कोण बनता है उसे विचलन कोण कहते हैं। आपाती किरण की दिशा तथा निर्गत किरण की दिशा के मध्य का जो कोण बनता है उसे विचलन कोण कहते हैं। इससे लैम्डा m से प्रदर्शित करते हैं।
जब श्वेत प्रकाश की किरण अपवर्तक माध्यम फलक पर आपतित होती है तो प्रिज्म द्वारा इसका विक्षेपण हो जाता है, अर्थात प्रकाश किरण अपने अवयवी रंगों में विभाजित हो जाती है। वर्ण विक्षेपण क्या है दोस्तों? वर्ण विक्षेपण नेक्स्ट है दोस्तों, वर्ण विक्षेपण क्या होता है? श्वेत प्रकाश के अपने अवयव रंगों में विभक्त हो जाने की प्रक्रिया वर्ण विक्षेपण कहलाती है। श्वेत प्रकाश के अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की प्रक्रिया वर्ण विक्षेपण कहलाती है। वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम क्या होता है? प्रकाश के अवयवी वर्णों के इस बैंड को स्पेक्ट्रम कहते हैं। वर्णक्रम एवं स्पेक्ट्रम क्या है? प्रकाश के अवयवी वर्णों के इस बैंड को स्पेक्ट्रम कहते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है? वायुमंडल एक पारदर्शी मंडल का कार्य करता है। वायुमंडल एक पारदर्शी मंडल का कार्य करता है जिसके कारण प्रकाश किरण का अपवर्तन हो जाता है। इस घटना को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन किसे कहते हैं? वायुमंडल एक पारदर्शी मंडल का कार्य करता है जिसके कारण प्रकाश किरण का अपवर्तन हो जाता है। इस घटना को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें अति सूक्ष्म आकार के कण, वायु के अणु, धूल के कण विद्यमान हो तो इन कणों के द्वारा प्रकाश का कुछ भाग सभी दिशाओं में फैल जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? जब प्रकाश किरण ऐसे माध्यम से गुजरता है जिससे अति सूक्ष्म आकार के कण, वायु के अणु या धूल के कण विद्यमान हो तो इस कणों के द्वारा प्रकाश का कुछ भाग सभी दिशाओं में फैल जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है दोस्तों, लाल रंग में प्रकाश का प्रकीर्णन तथा बैंगनी रंग में प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है। लाल रंग में प्रकाश का प्रकीर्णन कम और तथा बैंगनी रंग में प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है। किस आपसे पूछ सकता है लाल रंग में प्रकाश का प्रकीर्णन कैसा होता है? तो लाल रंग में प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और बैंगनी रंग में प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। दोस्तों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शनल क्वेश्चन बन सकता है कि किस प्रकाश के रंग में प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग में होता है। सबसे कम किस में होता है? तो आपका रेड में सबसे कम होता है। टिंडल प्रभाव क्या है दोस्तों? टिंडल प्रभाव मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रभाव है दोस्तों। टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं? ये कैसा होता है? आप टिंडल प्रभाव की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन बन सकता है आपसे, टिंडल प्रभाव क्या है, किसे कहते हैं, इससे परिभाषित कीजिए। पृथ्वी के वायुमंडल में बहुत से सूक्ष्म कण विभिन्न अनुपातों में उपस्थित रहते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में बहुत से सूक्ष्म कण विभिन्न अनुपातों में उपस्थित रहते हैं। इसमें जल की सूक्ष्म बूंदें, कणों का धुआं, वायु में सूक्ष्म कण आदि उपस्थित रहते हैं। प्रकाश किरण पुंज के इस सूक्ष्म कणों से जब प्रकाश टकराता है तब प्रकाश पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है। इस प्रकार विस्तृत परावर्तन के पश्चात प्रकाश हमारी आंखों पर पहुंचता है। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना टिंडल प्रभाव को उत्पन्न करती है। फिर से देख लीजिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टिंडल प्रभाव होता क्या है। टिंडल प्रभाव क्या होता है? पृथ्वी के वायुमंडल में बहुत से सूक्ष्म कण विभिन्न अनुपातों में उपस्थित रहते हैं। यह आप सभी को पता होगा। पृथ्वी के वायुमंडल में बहुत से सूक्ष्म कण विभिन्न अनुपातों में उपस्थित रहते हैं। इसमें जल की सूक्ष्म बूंदें भी होती हैं। बूंदे कणों का धुआं, वायु के सूक्ष्म कण आदि उपस्थित रहते हैं।
प्रकाश किरण पुंज के इस सूक्ष्म कणों से जब प्रकाश टकराता है, प्रकाश किरण पुंज के इस सूक्ष्म कणों से जब प्रकाश टकराता है तब प्रकाश पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है। किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है। इस प्रकार विस्तृत परावर्तन के पश्चात प्रकाश हमारी आंखों पर पहुंचता है। कुलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना को टिंडल प्रभाव उत्पन्न करती है। दोस्तों, टिंडल प्रभाव क्या है? जब पृथ्वी का प्रकाश आता है, सूर्य का प्रकाश आता है, तो पृथ्वी पर विद्यमान बहुत सारे सूक्ष्म कण होते हैं, वायु, पानी की वाष्प की किरणें, जब उनसे टकराता है तो जो प्रकीर्णन हमें हमारी आंखों को दिखाई देता है। जब प्रकाश की किरण सूर्य से निकलकर और हमारे वायुमंडल की ओर आती है तो वायुमंडल में उपस्थित धुएं के कण, धूल के कण और वायु के कण और जल की वाष्प की कण से टकराकर उसका जब परावर्तन होता है, इसके पश्चात वो हमारी आंखों पर पहुंचता है या आंखों से दिखाई देता है। कुलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। हम आपके लिए डेली आपके लिए कक्षा 10 और कक्षा 12 की बोर्ड एग्जाम क्लासें लेकर आ रहे हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारी सभी क्लासें पढ़ ली तो आपके लिए 70 में से 70, 80 में से 80 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, हम अपने वीडियो के लास्ट में 1 या 2 न्यूमेरिकल भी लेकर आते हैं, जिससे आपको न्यूमेरिकल्स हल करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप हमें कमेंट करिए। हम आपके लिए जिस भी न्यूमेरिकल में या जिस भी थ्योरी में कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपको समझ में नहीं आ रही, हम आपको फिर से वो वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे। दोस्तों, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। यदि आपके माइंड में कोई भी सवाल किसी भी सब्जेक्ट से उत्पन्न हो रहा हो, आपके माइंड में कोई भी सवाल, फालतू सवाल भी उत्पन्न हो रहा हो, तो आप उससे पूछने से हिचकिए मत। जो जितना ज़्यादा पूछता है वो उतना ही ज़्यादा आगे बढ़ता है। तो ज़रूरी है दोस्तों कि हम कदम बढ़ाएं। यदि आप पूछोगे नहीं तो केवल सुनते रहोगे तो आप नहीं सीख सकते हो। यदि आप पूछते भी हो, सुनते भी हो और समझते भी हो, तभी आप सीख सकते हो। यदि लेंस की क्षमता P दिया गया हो -5.5, तब फोकस दूरी m, आवर्धन क्षमता, फोकस दूरी f का मान निकालना हो तो P बराबर फॉर्मूला होता है 1/f। तो P का मान रख देंगे, हम f का मान रख देंगे, f को पश्चांतर करेंगे, उस साइड जाएगा तो f का मान कितना आ जाएगा दोस्तों? f का मान आ जाएगा -0.18 मीटर। यदि P का मान 1.5 डायोमीटर दिया गया है और f का मान फिर से पूछता है दोस्तों, तो 1/p हमें पता है, P बराबर 1/f होता है, तो f बराबर भी क्या हो जाएगा दोस्तों? जब P बराबर 1/f है तो f को साइड ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा? f बराबर 1/p, तो 1/p रख देंगे, तो यहाँ भी f का मान क्या आ जाएगा? 0.67। यदि आपको फिर भी कोई सवाल नहीं समझ में आए तो हमें कमेंट करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।